मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, शुभ प्रभात। हम लोग यूपी पीसीएस प्री और आरएआरओ के बेसिस से पुनर्लोकन का जो क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं। पूर्वालोकन जो कि हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर व्याख्या सही चीज़ें आप मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसका रिवीजन कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने नोट्स का भी आप रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन मैं उसका जो है क्या कर रहा हूँ वन लाइन फॉर्म में, जो कि 30 वर्षों का प्रश्नों का कलेक्शन है, उसका रिवीजन करा रहा हूँ, है ना? तो ये आरओ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी पीसीएस प्री के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों परीक्षाओं के बेसिस से, जो कि आयोग ही परीक्षा कराता है, लोक सेवा आयोग ही कराता है, तो हम लोग बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही माइनर कम समय में इसका रिवीजन करते चलेंगे। मैंने कहा कि आपको अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसको व्यवस्थित तरीके से करते रहिए। साथ ही साथ जब आप अपना मोबाइल यूज़ करिए, तब इस क्लास को आप जो है एक बार ज़रूर सुनिए। सुनना है आपको, क्योंकि बार-बार सुनने से भी चीज़ें क्या होती हैं, ये दिमाग में सेटअप उसका बनता है, ठीक है? तो हम लोगों को यही काम करना है ना? तो आइए आज हम मध्यकालीन भारत का रिवीजन कराते हैं। कल हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास का रिवीजन किया था। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं अरबों के आक्रमण और सिंध विजय से। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो ये अरब देश से आया था और जानते हैं कि पहला ये मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 8वीं शताब्दी में भारत में आया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरा जो आक्रमणकारी आया भारत में वो था महमूद गजनवी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम जो है उसमें राजा था यहाँ का, जो कि सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण है मोहम्मद गजनी का। उस समय मंदिरों में भी बहुत सारी संपदा हुआ करती थी, ये शासक आते थे लूटते, लेकिन सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी का जो इतिहास है उस मंदिर को जो है तोड़ने का है ना, और लूटने का था ही है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गजनवी जब दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ पर छोड़ के जाता है कि तुम्हें अपनी सत्ता चलानी है। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और आप देखेंगे एक से एक जो है शासक इसके बाद आना शुरू होते हैं। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दी है? लेन पुल ने लिखा है कि जब सिंध विजय प्राप्त करता है अरब आक्रमणकारी, तो एक घटना एक परिणाम रहित विजय, है ना? यहाँ कोई विशेष उस तरह से युद्ध का जिक्र नहीं, इसलिए लेन पुल लिखता है इस बारे में। गजनी किस राजवंश का संस्थापक था? तो अलप्तगीन राजवंश का संस्थापक था गजनी। मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना, है ना? तो मोहम्मद गजनी के बाद जो है मोहम्मद गोरी आता है। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, शिहाबुद्दीन गोरी। युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, वो कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध था, जहाँ पर मुस्लिम सत्ता यहीं से स्थापित होती है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है आ, हारता है ना? तो अ, गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। हालांकि वो सिंध का विजय था ना, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये सिंध के विजय की कहानी पढ़ी, और ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही तराइन के द्वितीय युद्ध से होती है, ठीक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और इसी हार के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। भारतीय गौरव यश या अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ था, क्योंकि ये पृथ्वीराज यही वो शासक है जिसके हारने के बाद भारत में फिर
पुनर्स्थापना है, इस तरह से हिंदू राजाओं की नहीं हो पाई। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी, बहुत ही आ, गजब का आक्रमणकारी है ये। और खिलजी जो है पूरे बंगाल बिहार के इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का स्थापत्य कला का बहुत सारा विनाश किया है इसने, ठीक है। और जिधर इसके बारे में भी कहा जाता है कि जिधर ही गया, जिस क्षेत्र की ओर गया, वो विजय करता हुआ चला गया। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर, ठीक है। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने वाला काल कौन सा था? तो ये आप जानते हैं कि 1206 ईस्वी से यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के जब हुआ था उस समय। अब फिर जो इधर बाबर का जो 1526 में युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, ठीक है, 1526 में। तो ये 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है, इसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का काल। अब 1526 से लेकर के फिर इधर आपका 1707 अगर कहा जाए औरंगजेब के तक जो है सही मायने में आपका मुगल काल का दौर है। उसके बाद तो उत्तर मुगल काल का दौर आ जाता है। दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, वो कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी, जो कि यही पानीपत का युद्ध का दौर है जहां पर बाबर का युद्ध और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी हम लोग बात कर लेते हैं। गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम, फिर उसका गुलाम जो है इल्तुतमिश, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की एक मजबूत सत्ता की शुरुआत होती है इल्तुतमिश से। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। मुगल गुलाम का गुलाम कहा गया किसको? इल्तुतमिश के, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता था। भारत के मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश था। बलबन उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वो प्रथम शासक जिसे दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, बलबन ने। रक्त और लौह नीति का विश्वास करता था कौन? बलबन करता था। दरअसल इसके पीछे रीजन था कि उसमें जो कि ये गुलाम वंश के लोग हैं और इनको जो है अपने सत्ता में अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए, एक राजा की पदवी को मजबूत करने के लिए इतना भय आक्रांता पैदा करा बलबन ने कि फिर राजा के नाम पे लोग डरने लगे। तो ये लौह और रक्त की नीति जो है इसका प्रमुख है, जो कि जब चलता था बलबन तो कहा जाता था कि खुली तलवारें लेकर के चलता था। इसके जो इर्द गिर्द जो रक्षक होते थे, जिससे लोगों में भय पैदा कर सके, ठीक है। और लौह रक्त मतलब सख्त नीति है ये। वह सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, बलबन ने कहा था। वह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था, बलबन ने किया था। और मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस दौर में हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है ये बहुत ही बेहतरीन शासनकाल के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक मजबूत और बड़ी सेना हुआ करती थी। और ये भी कहा जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी नौकरशाही बहुत ज़्यादा इसने अपने दौर में डेवलप किया। बहुविवाह तो इन लोगों में प्रथा था ही। तो अलाउद्दीन खिलजी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला ये शासक है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसलिए लागू करता था क्योंकि जो आज मिलिट्री में कैंटीन की व्यवस्था जो चलती है, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार के माध्यम से चलती थी। यानी बाजार में वस्तुएं महंगी नहीं होने देता था। यहाँ तक कि अगर कोई तौल नाप में भी अगर कम कर देता था तो उतनी मांस कटवा लेता था और छोटे छोटे बच्चों को भेजता था जो है इसके चेकअप करने के लिए, को देखो जाओ कि लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली के वो सुल्तान जिसने उत्पादन उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। वो 1303 ईस्वी में काकती शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल से परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है, वारंगल में परास्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। ठीक है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। ठीक है, सिंधु प्रांत सीमा थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वो स्थान जिसने पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जौनपुर को। जौनपुर का किला अभी भी मौजूद है इनके दौर का। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा गया है। गोमती नदी के किनारे बना हुआ किला और वहाँ की मस्जिद, जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, देखना अच्छा लगता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। आइए अब उसके बाद खिलजी वंश की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत शासक जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली वह सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद तुगलक वंश की बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का या दिल्ली सल्तनत का वह शासक है जो कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे पढ़ा लिखा शासक के तौर पर जाना जाता था इसे। और इसने अपने शासन काल में जितने भी बदलाव किए, बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किए, जैसे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का प्रयास किया, ये भी स्कीम इसकी फेल हो गई। फिर दोआब का क्षेत्र जो था, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, इस दोआब क्षेत्र में भी ये कर वृद्धि का जब करता है तो दुर्भाग्य की बात ये रहती है कि उसी समय दोआब के क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। अच्छा, जब सूखा पड़ जाता है तो इसको एक समस्या ये होती है कि इसका जो इंफॉर्मेशन के जो सोर्स थे, सूचना का जो तंत्र था, इसका सिस्टम था, वो बहुत वीक था इसके समय में। लोग जो है सही समय पे इसको सूचना नहीं देते थे। तो जब पता चला कि दोआब में कर वृद्धि हो गई है, सूखा भी पड़ गया, वहाँ वसूली भी हो गई, और तब इसको पता चला कि सूखा पड़ गया है, तो इसने वापसी ली। तो जनता का विरोध एक विद्वान शासक को झेलना पड़ा, जबकि वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी हो या फिर इधर मुगल काल में अकबर हो, ये सब ऐसे शासक रहे जो कि जिनका निर्णय बहुत सफल रहा, है ना। तो शासक होने के लिए, निर्णयन करने के लिए बहुत बड़ा विद्वान होना बहुत जरूरी नहीं होता है। एक सही समय की समझ अच्छी होनी चाहिए, ये इतिहास हम लोगों को सिखाता है। मूरे देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ये किसे कहा, किसके बारे में कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है, क्योंकि कोई भी काम में इसका जो है सफल नहीं माना जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। देख रहे हो, इतना पढ़ा लिखा शासक था लेकिन सबसे असफल शासक माना जाता है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, तुगलक के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। देख लो, करेंसी भी लॉन्च करने वाला है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति है ना। सिक्का लाया, अब सिक्के जब ये लाया तो लोग टकसाले अपने अपने घर में बना लिए, अपने यहाँ सिक्के डालने लगे, तो उसमें इसको बंद करना पड़ा। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन बहुत सफल न हो या ना हो, लेकिन इसका जो है एक लंबे समय तक शासन किया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताशे शहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल सफा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई के लिए, और ये इसने नहरों का निर्माण उस अपने दौर में करवाया है, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक। जौनपुर के शहर की स्थापना इसी के समय में होती है, फिरोज शाह तुगलक के समय में।
दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान यही है, फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। और बेरोजगारों की सहायता दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किया फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो सड़कों का निर्माण करने के लिए भी इसने शुरुआत की, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? तुगलक वंश के। तुगलक वंश एक लंबे समय तक शासन करता है, ठीक है। इसके 2 राजा प्रसिद्ध हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी और फिरोज शाह तुगलक। सैयद लोधी वंश की अगर हम बात कर लें इसके बाद, तो गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करने वाला कौन शासक था? सिकंदर लोधी था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व की ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, ये था बहलोल लोधी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था? सिकंदर लोधी। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य एवं कला, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा, ठीक है। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लव स्तंभ के स्मृति में है, क्या है? चंद्र है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं पर भी आ सकते हैं, है ना। ये सब जीएस मेंस में सवाल आए हुए हैं पीसीएस में। दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य की बात कर लिया जाए तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था भाई? अलाउद्दीन खिलजी का। हालांकि ये बहुत सारे शासकों का काल देखता है अमीर खुसरो, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार था उसमें उस दरबार को ये सुशोभित करता था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाली, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। इसी कारण से देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली का जिक्र है, तो उसको डेवलप करने वाला का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, कौन था? फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। किसने दिया है? इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा था? नन्या, ठीक है, नन्या। रचनाकार और रचनाएं जैसे मूला दाऊद की रचना थी चंदायन, दामोदर कवि की पद्मावती कथा थी, सोमनाथ की राग विबोध और रमेश खुसरो की अस्सिका, ठीक है। कुछ पुस्तक है जैसे तबकाते नासिरी मिनाहजुज सिराज और तबकाते फिरोज शाही शमसे फिरोज अफीफ और तुगलक नामा अमीर खुसरो की रचना थी, और हिमायूं नामा गुलबदन बेगम की, जो कि हुमायूं की पुत्री थी। विजयनगर बहमनी प्रांतीय राजवंश की अगर हम उसमें समकालीन राजवंशों की देख लिया जाए, बहमनी राज की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? हासन गंगू था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1965 में। कब हुआ था? 23 जनवरी 1965 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसने भारत का सिराज समझा जाता था, जौनपुर को। खड़ी हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों की गिरजा घर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी, ठीक है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, अब हम इसी से मध्यकाल में जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसका थोड़ा सा जिक्र लिया जाए। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया, जिसकी क्रियाओं में सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। यहीं पर इनकी दरगाह भी है और काफ़ी प्रसिद्ध दरगाह है, लोग यहाँ पर जाते हैं।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। ठीक है, ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फरीदुद्दीन गंज ए शंकर शकर। ठीक है ना। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किसे की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिला में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों के कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थे किसके? चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? चैतन्य के प्रयास से। अब गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ था? तलवडी ननकाना। ननकाना जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में, हालांकि यहाँ तक जाने के लिए अब रास्ते खोल दिए गए हैं। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह के। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे, कथन किसका था? रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। और भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। और मलुक दास एक संत कवि थे कड़ाके। कहाँ के थे? कड़ाके। ठीक है, जिन्होंने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, और सबके दाता राम। तो ये मलुक दास की प्रसिद्ध रचना है। एक बार पीसीएस में आ भी चुका है। हिंदी जो सीसेट का पेपर होता है ना, सेकंड पेपर में सीसेट, उसमें हिंदी पूछी जाती है और आर में भी हिंदी है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल विविधा। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। इसी से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत भी हुई। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश एवं सुल्तान अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से? तुर्क से। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द प्रयोग होता था मशाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल युद्ध के बाद। और मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था राणा सांगा। तो ये हम लोग आगे कहा मुगल काल में। ठीक है, बाबर एसूर पुल युद्ध में पराजित हुआ शेबानी खान ने। हुमायूं शेरशाह का काल देख ले। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया विनिमय दर थी 64:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। ठीक है, कहाँ हुई? कालिंजर। मध्य युगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेरशाह से। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह। किसने किया था? शेरशाह ने। अकबर के बारे में बहुत लंबा इतिहास है ना। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया कि पूर्व तानसेन को किसने संरक्षण दिया था? भाटा राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसने अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन इलाही धर्म किसने कहने वाला इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी।
तो दीन-ए इलाही जो कि अकबर ने शुरू किया था, एक नया विचारधारा थी, धार्मिक विचारधारा, एक पंथ के तौर पर। राम सीता की आकृतियों रामसिंह देवनागरी लेख में युक्त किसके सिक्के चलाए अकबर ने? अकबर द्वारा जीवन का पूर्ण रूप दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कब था? मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरविजय सूरी को, अधम खां अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसके एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, कौन था? गोलकोंडा। अकबर के समय कौन राज्य इसका भाग नहीं था? गोलकोंडा। राजपुताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? वह था कछवाहों का। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? जब्त। क्या था? जब्त। आइए जहांगीर का शासनकाल देखते हैं। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। कौन थे? अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वह कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां से मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला था, ठीक है। और मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को। और यहीं से जो है भारत में शुरुआत होती है दूसरे दौर की। ब्रिटिश मुगल सम्राट जिसने तंबाकू प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने। मुगलों मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल और मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलशॉट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पेलशॉट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिंह को। बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। और दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा गया था औरंगजेब के समय में। और शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन था? औरंगजेब। अपनी बीजों के लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब को ढूंढ निकाला था? ईश्वरदास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र कौन सा बजाता था? वीणा। और वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहारोपण हुआ औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह था बीजापुर और गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता था? औरंगजेब ने किसको शाहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहां आरा जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरों को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर के। उत्तरवर्ती मुगल के अगर काल देखा जाए उसके बाद 1707 के बाद मुगल काल में राजा बनाने वाले कौन थे? हुसैन अली अब्दुल्ला। मुगल सम्राट के नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को। और वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह के समय में। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। अब इस समय स्थापत्य कला की देख लिया जाए। दिल्ली में पुराना किला के सामने
खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था महम अनगा ने। बुलंद दरवाजा बनवाया था किसने? अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीरी चित्रकारी थी अबुल हसन आका रेजा की। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। कौन था? मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? चित्रकला को। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर? सासाराम। ठीक है, सासाराम, जो कि बिहार के क्षेत्र में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम अनगा द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रजिया उद दौरनी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बांकी ने। ठीक है, किसने किया था? मीर बांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है बाबर का। और सवाई राजा जयसिंह का प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित हुआ था जयपुर में, और ये दिल्ली में भी बना हुआ है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नाजीर जमा की पदवी दी थी अबुल हसन ने। और फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। क्या कराया था? पंचमहल। इस समय का साहित्य देख लिया जाए तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रज़्मनामा। ठीक है, वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी जहांगीर ने। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुगल शाहजादियों में सब किसने हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई विशेषता हासिल की थी, वह स्थित था लखनऊ में। रामचंद्र का रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिको। हसन निजामी नुस्ख ए दिलखुशा, फांदा मीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, भीमसेन ताजुल मासीर। शिवाजी और मराठा साम्राज्य की अगर हम लोग बात कर ले तो आगरा को किसने राजधानी बनाया था? वो कौन सा शासक था? सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। शिवाजी के साम्राज्य में राजधानी अवस्थित हुई रायगढ़ में। मराठा देवियों से जिसने 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था ताराबाई। शिवाजी की वो उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि थी ताराबाई को। और किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी राव। और शिवाजी ने मुगलों के किस युद्ध में हराया था? सलहार। और शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन। मुगल का मिसलेनियस देख लेते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था लेडेन रस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, वो था सूबा परगना के बीच का क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, उदयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता है भूराजस्व। बंदा बहादुर मूल नाम था लक्ष्मण देव का। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। और मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गजाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप तो कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है होलविड।
पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास। दस्तार बंदाव कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। अजवाबित थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन। और खिदमती क्या है? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क थे। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। अब मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 26 जनवरी 1539 ईस्वी में। सरनाल का युद्ध हुआ 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। अजाजाऊ का युद्ध हुआ 12 जून 1707 ईस्वी में। अटाला मस्जिद जौनपुर में 1460 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 में। रविया उद दरुनी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 ईस्वी में। दाम क्या था? ताम की मुद्रा थी। देसाई क्या था? राजस्व अधिकारी था। दीवान क्या होता था? प्रांतीय राज का प्रमुख था। जरीब क्या था? भूमि की लंबाई नापने की इकाई थी। चंदावर का कब हुआ? 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। ताती कोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। तो ये रहा मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसका आज हम लोगों ने रिवीजन किया। कल के डेट में हम लोग आधुनिक भारत का रिवीजन करेंगे व्याख्या के साथ। वन लाइनर में एक्सप्लेनेशन को भी हम शामिल करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं आप में रिवीजन की श्रृंखला में तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और भाई, अगर ये श्रृंखला अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, नमस्कार।